हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे 611 क्वेश्चन से, देखो बड़ा अच्छा सा नंबर है ना ये 6। मैंने खाली इसके आगे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा 611। ठीक है चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर बताओ। द गिवन ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द एंजाइम ग्रीन ग्राम फॉस्फेटेज। तो क्या बोल रहा है कि एक एंजाइम है आपके पास, देखो उतना नाम पे ध्यान मत दो, टेंशन नहीं लेने का। ग्रीन ग्राम फॉस्फेटेज है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ वेलोसिटी दिया हुआ है, एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो वेलोसिटी होता है वो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपको। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है आपसे कि जो नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट को ग्राफ शो करता है। ठीक है, एम्स का क्वेश्चन है 5 में 8 में, यानी एम्स ने भी अपने क्वेश्चन को रिपीट किया है। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन होगा ये। आंसर बताओ क्या होगा इसका। आंसर होगा हमारे पास, बताओ। पहला देखते हैं ऑप्शन, द रेट ऑफ एंजाइम डायरेक्टली इज रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो कभी भी ये नीचे गिरता ही नहीं, ये सीधा सीधा ऊपर उठता चला जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं, एट हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द पीएच इंक्रीज। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने का पीएच, अरे यहाँ पीएच का तो बात ही नहीं कर रहा। आंसर डी भी नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कहाँ दिखा रहा है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ना, तो ये बात करते हैं हम लोग। ये है हमारे पास रिएक्टेंट, ये है हमारे पास प्रोडक्ट, और ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ पे बनेगा तो। और नॉन जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ऐसे होगा ग्राफ। ठीक है ना, ये एंजाइम के प्रेजेंस में है, यहाँ पे बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि ट्रांजिएंट स्टेट में होगा, अनस्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इनहिबिटर इन द रिएक्शन मिक्सचर, बिल्कुल सही। देखो कैसे हो रहा है, अगर हमारा यहाँ पे ऐसे गया है ना ये रिएक्शन, तो मेन जो अगर कोई ग्राफ में किसी तरह का भी मतलब एक आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं। एक आइडियल कंडीशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लोग बढ़ा रहे हैं, एंजाइम का कंसंट्रेशन कुछ एक सीमित लिमिट पे है, उससे ज्यादा एंजाइम का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी आके एक बार ना आकर के स्टेबल हो जाएगी, वो रुक गई, वो नीचे नहीं गिरेगी, वो सीधे सीधे स्टेबल हो गई। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, सबसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम, उसका देखो कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है घटने लगा। अरे घटेगा कैसे, अगर एंजाइम सारे के सारे ऑक्यूपाई हो गए तो वो कांस्टेंट रेट से चलता रहेगा, क्योंकि सबसे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जो भी एंजाइम फ्री होगा वो तुरंत जाके किसी सबसे से जाके जुड़ जाएगा दोबारा। जैसे ही एक एंजाइम फ्री हुआ, वो दूसरे सबस्ट्रेट से जाके जुड़ गया और फिर काम पे लग गया। तो कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होने वाली, बिकॉज वी हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन। बहुत ज्यादा हम लोगों ने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सोचो, अगर हम लोग ने किसी तरह के एंजाइम इस मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर में एक एंजाइम इनहिबिटर डाल दिया, तो जैसे ही मान लेते हैं कोई एंजाइम फ्री होगा, वो एंजाइम ना कि सबस्ट्रेट से जुड़ने के बजाय वो जाके इनहिबिटर से जुड़ जाएगा, और जैसे ही इनहिबिटर से जुड़ेगा वो जाके एंजाइम क्या होगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो जो एंजाइम का कंसंट्रेशन था एट लास्ट वो जाके गिरने लगेगा, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी रिएक्शन की वो भी घटने लगेगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर बी हो जाएगा, जो कि बहुत करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इस ग्राफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम इज, मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम का क्या होता है। ठीक है, ये बताना है। मॉलिक्यूलर वेट जो एंजाइम क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है ना, प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है ये, और इसका जो 10,000 डाल्टन से ज्यादा ही होगा वेट। तो यहाँ डाल्टन में लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा 12th का आंसर जो होगा वो होगा डी, मोर देन 40,000। ठीक है ना, एक ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट एंजाइम है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो परऑक्सीडेज है। वो क्या है, वो परऑक्सीडेज है। स्मॉलेस्ट जो है वो परऑक्सीडेज है, और इसका जो वेट होता है ना वो 4,000 ही होता है। उसका वेट जो होता है 4,000 ही होता है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना कि एक पॉलीपेप्टाइड के लिए बहुत सारे अमाइनो एसिड होने चाहिए, लेकिन इंसुलिन में देखो तो 51 ही अमाइनो एसिड है। उसी ढंग से समझ लो 40,000 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन परऑक्सीडेज सबसे स्मॉलेस्ट है जिसका 4,000 है। और कैटलिस्ट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कहने का मतलब इसके कैटलिस्ट के बराबर और भी कई सारे एंजाइम मिलेंगे आपको, लेकिन कैटलिस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और कैटलिस्ट का क्या होता है, कितना ज्यादा वेट होता है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट का वेट होता है हमारे पास 2,50,000। ठीक है ना, 2,50,000 होता है। इसको क्या कह सकते हो तुम लोग, इसको कह सकते हो 2.5 मिलियन, 2.5 0.25 मिलियन हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म फीडबैक रिफर्स टू, द टर्म फीडबैक रिफर्स टू, फीडबैक मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया है, जितना भी बार लेक्चर आए हैं उसमें से लगभग लगभग 40% लेक्चर में तो ये चीज मैंने बताई है फीडबैक के बारे में। क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, ये है सबस्ट्रेट हमारा, ये सबस्ट्रेट है हमारा गोल सा, ये बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है ना, एक हमारे पास रिएक्शन है, उस सॉरी एक हमारे पास क्या है, एक इंजाइम है, इंजाइम में सबस्ट्रेट आके यहाँ जुड़ता है। ठीक है ना,
और जैसे ही प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगते हैं ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो प्रोडक्ट जाके यहाँ पे जो जाता है एलोस्टेटिक साइट पे, और ये जो फीडबैक दे रहा है ये प्रोडक्ट बनने के बाद, ये इंजाइम को काम करने से रोक देता है और सब्सट्रेट को जोड़ने से रोक देता है, तो और ज्यादा इंजाइम काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फीडबैक जो होता है वो प्रोडक्ट के कारण होता है, प्रोडक्ट जैसे ही बढ़ता है वो अपने ही इंजाइम को रोक देता है काम करने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, टर्म फीडबैक रिफर्स टू क्या चीज को, टर्म जो फीडबैक जो टर्म किसको रिफर करता है, नीचे से ऊपर आते हैं। द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं नहीं एंजाइम कंसंट्रेशन को नहीं, ये क्या करता है एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को के कारण इफेक्ट होता है ना। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंपाउंड नहीं, द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं, द इफेक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑन द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, बिल्कुल सही, 13 का आंसर ए हो गया। पेप्सिन, अच्छा क्वेश्चन है, पेप्सिन जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा पीएच पे। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ऐसे जनरली बात करते हैं। पेप्सिन जो होता है वो एक तरह का गैस्ट्रिक एंजाइम है, हमारे पेट में हमारे स्टमक में रिलीज होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के सेल्स के थ्रू रिलीज होता है, ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू रिलीज होता है, किसके थ्रू रिलीज होता है, पेप्टिक सेल के थ्रू रिलीज होता है। पेप्सिन जो है पेप्टिक सेल के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है ना, ऑक्जेंटिक सेल के थ्रू HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, अगर नहीं ध्यान है तो मेरा जाकर के स्पॉटन फीमेल फिजियोलॉजी वाला लेक्चर देखो, ठीक है। पेप्सिन किससे रिलीज होगा, पेप्टिक सेल से रिलीज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन जो होगा वो एक तरह का प्रोटीओलिटिक एंजाइम है, वो एक्टिव होता है HCl के पीएच पे। HCl का पीएच क्या है, 1 से 2, 1.2 से 1.5, या फिर 1 से 2 भी मान सकते हो, 2 pH भी मान सकते हो। इसका मतलब वो 2 pH के आसपास एक्टिव है। अब जरा देखो क्या क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, बहुत सावधानी से देखना ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। बिलो 3 के नीचे पीएच होता है क्या पेप्सिन के एक्टिवेशन के लिए, बिल्कुल होता है। इनएक्टिवेटेड पूछ रहा है, देखो इनएक्टिवेटेड पूछ रहा है, यानी कि 3 के बीच तो एक्टिवेटेड रहेगा, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही नहीं होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन पेप्सिन एक्टिव होता है 3 के नीचे, लेकिन इस क्वेश्चन में इनएक्टिवेटेड पीएच पूछ रहा है ना, किस पीएच पे जाके इनएक्टिव हो जाता है, तो वो बताएंगे ना हम लोग। बिलो 2 बिल्कुल सही, अबव 3 और अबव 5, अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लगाओगे तुम, प्रॉब्लम यही है। लोग बोलेंगे सर अबव 3 भी तो हो सकता है, बिकॉज 1 से 2 आपने कहा, तो 3 के ऊपर तो हो ही सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट देखो तो क्या है यहाँ पे आंसर, अगर 3 के ऊपर पूछ रहा है, लेकिन 3 के ऊपर कौन सा पीएच होगा ये बताया नहीं है। 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अबव 5 का मतलब क्या कि 5 से तो ऊपर ही ना रहेगा, 5.1, 5.2, 5.4 या फिर 6 या फिर 7, जो कि बहुत कम एसिडिक हो गया नेचर में, इसीलिए पेप्सिन अबव 5 के ऊपर जाकर के हो जाएगा क्या, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अबव 3 के ऊपर ऑप्शन जो है मोस्ट करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर अबव 5 नहीं रहता, मान लेते हैं यहाँ पे पीएच 1.2 लिखा रहता है अबव 5 की जगह, मान लो यहाँ पे 1.2 लिखा रहता, तो ऑप्शन डी आंसर सही होता। अभी इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, सी है अबव 5। अब देखो यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको जिस किताब से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये कुछ बोनस क्वेश्चन के रूप में है, क्योंकि हमारा 10 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल एम्स में पूछे गए हैं, पिछले एम्स के जितने भी क्वेश्चन अभी इसके बाद आपको जो दिखेंगे 6 क्वेश्चन के आसपास, वो सारे के सारे एम्स के क्वेश्चन है पिछले। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल पता है हर न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है, हम लोग पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना हुआ होता है हमारे शुगर से, फिर उसमें नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ता है, फिर फॉस्फेट आके जुड़ता है ना। और ये जो लिखा हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। बहुत लोग बोलेंगे ये सी हो जाएगा, लेकिन अरे यहाँ पे एन लिखा हुआ है, देखो ये पॉलीमर के बारे में बता रहा है, यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या है, सी का मतलब कि अगर हमसे पूछता ना कि डीएनए आरएनए कैसे होते हैं, तो हम लोग सी मारते, लेकिन यहाँ पे खाली न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा है, ईच न्यूक्लियोटाइड पूछा है, आंसर शुड बी ए। आते हैं 24 पे, रेफर, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है एक, इसमें बताना है कि जो ए है वो क्या है। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले एक बार और किया है ना, इसी तरह क्वेश्चन किया था हम लोगों ने एक बार और हमारे इसी बायोमेट्रिक्स के लेक्चर में। देखो एम सा क्वेश्चन है ये, एडेनिलिक एसिड दिया हुआ है आपको, यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ है कि नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, एडेनिन है। इन दिस आइडेंटिफाई द ए क्या है। देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये फॉस्फेट बॉन्ड है ना, ये कौन सा बॉन्ड है बताओ, ये कौन सा बॉन्ड है, सोचो जरा सही कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फेट बॉन्ड है या फिर ईस्टर बॉन्ड है या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, फॉस्फेट, ग्लाइकोसाइडिक, ईस्टर या फिर आयनिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ये है बॉन्ड
ईस्टर बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक है OH ग्रुप और एक H ग्रुप का मिल करके बनाया क्या है, H2O, और यहाँ पे हो रहा है एस्टेरिफिकेशन। एक एसिड से OH और अल्कोहल से H आने के बाद यहाँ पे हो रहा है एस्टेरिफिकेशन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये ईस्टर बॉन्ड है। इसी कारण से जब दूसरी तरफ भी एक और शुगर आ जाएगा और उस शुगर में से भी यहाँ पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे फॉस्फेट, तो उसको हम लोग फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे फॉस्फेट के कारण 2 ईस्टर बॉन्ड बने हैं, इसलिए इसको फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट डैश टेम्परेचर एंड डैश प्रेशर। अब देखो ये मैंने इसीलिए लिया क्वेश्चन, बहुत यूनिक सा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे पिछले साल एम्स में लेने के लिए, लेकिन मैंने चुनिंदा क्वेश्चन को लिया है ताकि जो 6 क्वेश्चन भी हैं आपको अच्छा क्वेश्चन मिल सके। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वर्क एफिशिएंटली काम करता है कितने टेम्परेचर पे और कितने प्रेशर पे, कैसे काम करता है बताना है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है ना, जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग होते हैं, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। उनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है हमें, उनको एनर्जी देना पड़ता है हमें, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द केएम वैल्यू ऑफ enzyme is the value of the substrate concentration at which the reaction reaches half of Vmax। हाफ ऑफ Vmax जब पहुंच जाता है, रिएक्शन का जो रेट है, जो रिएक्शन का जो स्पीड होता है, वो हाफ ऑफ Vmax पहुंच जाता है, नहीं Vmax यानी कि जो हाईएस्ट स्पीड है उसका आधा पहुंच जाता है। तो उस वक्त जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है ना, उस वक्त जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है उसे Km वैल्यू कहते हैं उस एंजाइम के लिए, ठीक है ना। और Km वैल्यू है क्या, Km वैल्यू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मान लेते कोई पूछता है कि एक रिएक्शन मेरे पास है, उस रिएक्शन में एक एंजाइम है मेरे पास A, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है क्या कि हाफ ऑफ Vmax पहुंच जा रहा है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 20 मोलर है, तो बताना है कि इस एंजाइम का Km वैल्यू क्या होगा। अरे सिंपल बात, 20 मोलर होगा, जब ऑप्शन देंगे तो उसमें 20 मोलर लिखा हुआ होगा, आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिकेलिस कांस्टेंट, ठीक है ना, मेंटेन मिकेलिस कांस्टेंट, बहुत सारा नाम इसका नाम है। तो Km जो होता है वो किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे क्या है, ये K जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उनसे निकालना है आपको। 2 रिएक्शन हो गए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये केमिस्ट्री से रिलेट कर देता है आपको क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है हमारे पास है वो बी है, K2 + K3/K1, ठीक है ना। मिकेलिस कांस्टेंट जो उसका जो मेन रिएक्शन था, जिसने मिकेलिस ने जिस ढंग से इसको निकाला था Km वैल्यू को, उसमें उन्होंने किस किस रिएक्शन का इस्तेमाल किया था, उससे ये क्वेश्चन आता है। और उसमें हम लोग लिखते हैं K2 + K3/K1। ये चीज याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने अभी तक नहीं सॉल्व किया ना, जो पूरा हम लोग ने सॉल्व कर लिया किताब, उसमें सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन देखो ये क्वेश्चन 2010 में आया है, लेकिन फिर भी उस किताब में हमें नहीं दिखाई दिया, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी देखो हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, 2010 में आया था। अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा केराटिन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अल्फा केराटिन स्किन में प्रेजेंट होता है, हेयर में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग केराटिनाइज्ड कहते हैं ना, केराटिन बोलते हैं। तो अल्फा केराटिन स्किन और हेयर में प्रेजेंट होता है। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है, 620 पे आकर हम लोग ने खत्म कर दिया बायोमोलिक्यूल्स को भी। अब हम लोग इसके बाद से सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे, उसमें भी लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास है, आसपास मैं बोल रहा हूँ, 180 190 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे, ठीक है ना। सेल साइकिल वाला चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज।